हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। मेरे पोर्टफोलियो में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी शेयर है और एक और शेयर है जो कि सेम सेगमेंट में कार्य करता है और दोनों के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें इंडस्ट्री को समझते हैं। तो नुवामा की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम रूम एसी के मार्केट साइज़ की बात करें पर यूनिट, तो वो 18% CAGR से ग्रो करने वाला है। और अगर वैल्यू की बात करें तो वो भी आने वाले टाइम में 17% CAGR से ग्रो कर सकता है। दोस्तों, ये नंबर इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की, तो यहाँ पे एसी का जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 8% है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री, फिलीपींस, मेक्सिको, ब्राज़ील, इनफैक्ट अगर जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, यूएस की बात करें, जापान, चाइना, तो वहाँ आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे एसी का पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में 42% का पेनिट्रेशन है रूम एसी का, तो वहीं इंडिया में 8% का है, जो कि ये बताता है कि इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ का, कोई भी कंपनी जो इस सेक्टर में कार्य कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ एसी सोल्ड की, तो ये भी आने वाले टाइम में 18% CAGR से बढ़ने वाला है। हाउस होल्ड की बात करें तो आप देखेंगे कि टीवी, इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, तो टीवी का पेनिट्रेशन आप देखिए, रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन देखिए। दो चीज़ें ऐसी हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखा जाए, वॉशिंग मशीन और एसी, यहाँ पे काफ़ी कम आपको पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। नो डाउट पीसी भी एक सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी कम पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक है, जो कार्य कर रहा है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन, एसी की बात करें, वॉशिंग मशीन के भी सेगमेंट में डिक्सन कार्य करता है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आगे चल के हम बात करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल है। अब इंडिया में देखें, FY23 के पेनिट्रेशन की बात किया जाए कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो वॉशिंग मशीन हो गए, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, टेलीविजन की बात करें तो यहाँ पे इन सब में जो सबसे कम पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो एसी का देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप ट्रेन में देखिए, एक समय था जब स्लीपर की जो डिमांड होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल आप देखिए जो हाल कभी स्लीपर का हुआ करता था वो आज की डेट में थर्ड एसी हो चुका है। तो एक तरीके से जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इंडिया में। और यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एसी की भी डिमांड आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो ट्रेन की बात करें, चाहे वो बसेस की बात करें, चाहे फिर आप वो कार की बात करें। और रूम एसी की भी डिमांड जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। रिसर्च रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि जो रूम एसी की डिमांड है वो आने वाले टाइम में 23% CAGR से बढ़ेगी। अब इसको कैटर करने के लिए सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 11% CAGR से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ये कैपेक्स की बात हो रही है, कैपेक्स के अलावा बात हो रही है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो यानी कि कंपनी को यहाँ पे इस सेक्टर में और कैपेक्स करना होगा अगर वो डिमांड को मीट करना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे सप्लाई डिमांड में काफ़ी बड़ा गैप है और जो कंपनियाँ इस सेक्टर में कार्य करेंगी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे ईपैक की बात करें, पीजीएल की बात करें, वोल्टास, हेवेल, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनियां मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा कर सकती हैं। अब रूम एसी के बाद हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन की। तो ये सेक्टर भी जो है पर यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो 13% CAGR से बढ़ने वाला है। ये इंडियन मार्केट की हम बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर वैल्यू की बात करें तो वो 12% CAGR से आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो रूम एसी और वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर कैपेक्स भी कर रहा है और काफ़ी अच्छा इनका जो पोर्टफोलियो है वो बन चुका है। तो आप देख सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2013 में जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे प्लास्टिक मॉडलिंग मैन्युफैक्चरर की तरह कंपनी एंटर की थी। काफ़ी समय तक इस सेगमेंट में कार्य की और फिर उसके बाद 2017 से यहाँ पे कंपनी का जो प्रोफाइल है वो चेंज होना शुरू हुआ। वॉशिंग मशीन में ये एंटर किए, फिर आरएसी में एंटर किए, 2018-21 की बात है। अभी रिसेंटली 2022 में ये एलईडी टीवी का भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए हैं। 2024 की बात करें तो उन्होंने उसको और नेक्स्ट लेवल पर जो है स्केल अप किया है। एंड 2025 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इनकी एक सब्सिडरी है, वो मैं आगे बताऊंगा, जिसको आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई इंसेंटिव का अप्रूवल मिल चुका है। तो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें तो आरएसी का जो सेगमेंट है वो 105% से ग्रो किया है। वॉशिंग मशीन का जो सेगमेंट है रेवेन्यू में वो 60% CAGR से ग्रो किया है पिछले 3 सालों में, 4 सालों में। और एयर कूलर भी 41%। तो यहाँ पे रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और आने वाले टाइम में भी मैनेजमेंट ने जिस तरीके का गाइडेंस दिया है वो काफ़ी अच्छा है।
बाकी यहाँ पे इनके क्लाइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट देखने को मिलेंगे। एक और इनकी खास बात है, आप अगर रूम एसी की मैं बात करूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, तो पिछले साल इनके पास 14 ब्रांड क्लाइंट्स थे और FY24 की बात करें तो ये नंबर बढ़ के 30 हो चुका है। यानी क्लाइंट, ब्रांड क्लाइंट की अगर हम बात करें तो वो दोगुना हो गए हैं एक साल में। तो एक बहुत ह्यूज ग्रोथ जो है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिल रही है। वॉशिंग मशीन के रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो वॉशिंग मशीन का रेवेन्यू आने वाले टाइम में 31% CAGR से FY29 तक ग्रो कर सकता है। तो यानी कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आप ले करके 4-5 साल के लिए सोच सकते हैं कि इसको रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। एलईडी टीवी की बात करें 38% CAGR से ग्रोथ हो सकती है यहाँ। और दोस्तों ये आईटी हार्डवेयर जिसके इंसेंटिव की मैंने बात की थी, गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक जो कि यहाँ पे पीजीएल का जेवी पार्टनर है, इसको आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.2 स्कीम की तरह जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पर ये भी एक अगला ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। सिर्फ यही नहीं, इनका जो कोर बिजनेस है, पहले कभी कोर हुआ करता था प्लास्टिक मॉडलिंग, ये भी आने वाले टाइम में 12% CAGR से बढ़ सकता है। और नुवामा की जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे इनका ये कहना है कि ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करें 29% CAGR से FY27 तक बढ़ सकता है। और पैट जो है 27 तक जो है FY24 से 27 तक लगभग 3 टाइम्स हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का ROE और ROC भी इम्प्रूव हो सकता है। 15% से ये जो ROC है वो बढ़ करके 19 हो सकता है और ROE भी जो है वो 19% से बढ़ के 23% हो सकता है। कैश फ्लो पास्ट में इंप्रूव हुए हैं और आने वाले टाइम में भी इंप्रूव होते रहेंगे। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पी की बात करें 87 है, लेकिन प्राइस टू सेल्स की बात करें तो 4.76 है। तो प्राइस टू सेल्स में अगर आप देखेंगे तो वो डिक्सन के ही लगभग कंपैरिजन में आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखने को मिलेगा, लेकिन डिक्सन के पी की बात करें वो 212 है। लेकिन इन दोनों से भी कोई एक अगर कोई स्टॉक सस्ता है सेम सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो वो है ईपैक जो कि 76 के पी पर है और प्राइस टू सेल्स की बात करें तो सिर्फ 2.18 है। और ईपैक में भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि वो 45% CAGR से आने वाले 5 साल में ग्रो कर सकते हैं। कंपनी भी रूम एसी में जो है कार्य करती है, तो ये कंपनी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे लग रही है। पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो ईपैक मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी मैंने लगभग 250 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ क्वांटिटी जो है थोड़ा ऊपर भी ऐड की थी और बाद में मैंने अपना क्वांटिटी उसमें से निकाल लिया, अपना कैपिटल निकाल लिया और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सिर्फ मेरा प्रॉफिट इन्वेस्टेड है। यानी 140 जो स्टॉक्स हैं एक तरीके से ये मेरे पोर्टफोलियो में फ्री के हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो नुवामा की रिसर्च रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन please hit the like button and do not forget to subscribe our channel. Thanks for watching the video.